जहां तक गोडसे का सवाल है, गोडसे पहले कांग्रेस में भी था। उसने 1932 के अंदर संघ को छोड़ दिया कि संघ का काम नरम है, मुझे पसंद नहीं आता। वो हिंदू महासभा में गया और उसके बाद उसने जो करना था किया। अगर इस मापदंड पे देखा जाए तो जिन्ना भी कांग्रेस के सदस्य थे। मैं कहा करता हूँ कि अगर जिन्ना कांग्रेस सदस्य थे और उन्होंने पार्टीशन के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाया, तो वो जिन्ना कांग्रेस का हुआ, और कांग्रेस का हुआ तो भारत का पार्टीशन प्योरली कांग्रेस की जिम्मेवारी है। तो कोई व्यक्ति 10 साल पहले क्या था, जिन्ना के बारे में भूल जाते हैं कि कांग्रेस का सदस्य था, लेकिन गोडसे था। उसके बाद वो अलग अलग दलों में गया, ये होते हुए भी वो आरोप चलता रहा। अब सारे उत्तर देने के बाद भी चल रहा है। तो बकवास है। अभी दो लोग धीरे धीरे मानने लगे, इसके बाद में कोई दम रहा नहीं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हर बार कुछ अनूठे, कुछ इस तरह के लोगों से बात कर रहे हैं जो भारत के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं श्री रतन शारदा जी। रतन शारदा जी वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं आज उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि रतन शारदा जी एक रेगुलर कॉलमिस्ट हैं। छह से अधिक उनकी किताबें अब तक पब्लिश हो चुकी हैं। इसके अलावा रतन शारदा जी ने बहुत सारे टीवी इंटरव्यूज में भी आप उन्हें देखते होंगे, एज ए पैनलिस्ट वो आते हैं। बहुत सारे टीवी डिबेट्स में भी आते हैं और बहुत वर्षों से वो लिख रहे हैं। और यदि पहले की बात करूं तो वो पहले संघ से जुड़े रहे हैं, संघ के प्रचारक भी रहे हैं और विभाग संघ चालक रहे हैं मुंबई के अंदर। तो ये उनका परिचय है, बल्कि इससे ज्यादा बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। तो अभी हम लोग आज रतन शारदा जी से बात करेंगे और जानेंगे उनके जीवन के बारे में और उनकी किताबों के बारे में कि उन्होंने उनके अंदर क्या क्या लिखा है और क्यों उन्होंने उसी सब्जेक्ट पर किताबें लिखी। तो रतन शारदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स। नमस्कार। नमस्कार शुभम जी। नमस्ते। तो आपकी कुछ किताबों के बारे में यदि मैं बात करूं तो आरएसएस के विषय में आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। डिमिस्टिफाइंग आरएसएस, आरएसएस 360 या नो आरएसएस, और उसके अलावा रज्जू भैया जी की जीवनी आपने लिखी है। तो एक ऐसा विषय जिसके बारे में लोग लिखने से डरते हैं, बोलने से डरते हैं, और आपने उस समय भी किताबें लिखी हैं जब सरकार भी बीजेपी की नहीं थी और लोग आरएसएस के नाम से मतलब कोई आरएसएस का नाम ले दे तो उसको इंटेलेक्चुअल ही नहीं माना जाता था। तो ऐसे समय में आपने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना जो कंट्रोवर्शियल था और उसको, जो आरएसएस पर सवाल उठते थे उनके आपने तथ्यों के साथ अपनी किताबों में जवाब दिए हैं। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस की भूमिका पर भी आपकी स्वराज वाली की एक किताब है। तो ऐसा क्या था जिसने आपको ये पुस्तकें लिखने के लिए आपको मतलब अपील किया इस विषय? शुभम जी, आपने थोड़ा मुझे पीछे ले गए बहुत समय के अंदर, क्योंकि मैं तो कोई कभी बहुत ही लिखने पढ़ने में ज्यादा था नहीं। टेक्निकल व्यक्ति था और टेक्निकल कंसल्टेंट था। संघ का नॉर्मल एक कार्यकर्ता था जो ज्यादा शारीरिक में होता था, बौद्धिक में कम होता था। लेकिन कुछ ऐसी कुछ बातें बनी। सन 2000 में विश्व संघ शिविर था, उसमें उसकी पुस्तिका बनाने के लिए कुछ काम करना पड़ा। उसमें रुचि जागी, कुछ आर्टिकल लिखने लगा। और वास्तव में उस समय, उसके बाद मैंने कुछ अब तो 16 किताबें हो गई, उस समय 7-8 किताबें ऑलरेडी मैं एडिट कर चुका था। उसमें कोई कुकरी की होगी, कोई ट्रैवलिंग की होगी, कोई मैनेजमेंट भी होगी, और कई तो ऐसी थी जिनको मानो कि मैंने रीराइट ही किया था। तो एक जो पुस्तक थी बिजनेस ऑफ फ्रीडम, जो संदीप सिंह ने लिखी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब थी। तो वो किताब उनकी अगली किताब की, तो वो बोलने लगे कि आप खुद क्यों नहीं लिखते। मैंने कहा नहीं, लेख तक ठीक है, किताबें क्या लिखना। उन्होंने कहा नहीं, लिखो। तो उसके पहले एक किताब मेरे मन में आई थी, जो मैंने भाई आग्रह से की। मेरे चाचा जी आरएसएस के काम को बाहर लेके गए थे 1947 में। अफ्रीका में उन्होंने भारतीय स्वयंसेवक संघ के नाम से पहला काम शुरू किया। तो उनकी जीवनी बड़ी रुचिकर और बहुत ही त्यागमयी है, और बहुत निस्वार्थ भाव से काम करने वाले जो टिपिकल स्वयंसेवक होते हैं उनमें से एक थी। तो मेरे मन में हमेशा आता है कि ऐसे जो कार्यकर्ता जिन्होंने बिना नाम के अपने जीवन में इतना समय दिया, काम किया, उनके काम के बारे में कुछ तो पता चलना चाहिए। लेकिन अपने ऐसे किताबें लिखने की प्रथा नहीं है, कोई इस तरह का है नहीं। तो मैंने उनको भी कहा था, उन्होंने पहले अपना नॉवल की तरह किसी नकली नाम से लिखा। मैंने कहा ये नहीं चलेगा, क्योंकि यदि आप लिखते हैं कि संघ में काम किया आपने, इतने साल बाद बाहर इतना काम किया, तो व्यक्ति कौन था, कैसे उसने काम किया, व्यक्ति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो उनको फिर अधिकारियों से कहा कि बड़ी मुश्किल से मनाया। आपको पता है पुराने स्वयंसेवक बिल्कुल नाम से कतराते हैं। और जब मना लिया तो बोले तुमने अधिकारी से मुझे प्रेशर डाल दिया, मुझे तो अपने नाम से लिखना पड़ेगा। फिर उन्होंने लिख लिख के मुझे भेजते थे।
रिकॉर्डिंग करते थे, मुझे कनाडा से यहाँ आती थी, उसको ओवर पीरियड ऑफ टाइम लगभग 2006 में अंत में पुस्तक को दोबारा सारा रीराइट करके एडिट करके वो जो पुस्तक लिखी थी उसका बहुत ही एक अलग आनंद मुझे मिला। और उस समय उस पुस्तक का जो उद्घाटन था वो माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी ने, जो उस समय सर कार्यवाह थे, उन्होंने किया था। तो वो मेरी पहली पुस्तक थी। उसके बाद में तो ऐसे कुछ शौक आया, फिर सीक्रेट्स ऑफ आरएसएस लिखी, जो आप जैसे आपने कहा, तो संदीप सिंह ने कहा नहीं लिखो। तो उस समय सरसंघ चालक जी पे मोहन भागवत जी की नियुक्ति हुई थी। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी कि संघ इज अ सिक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा, व्हाट इज द सीक्रेट अबाउट आरएसएस। वो आर्टिकल लोगों ने पसंद किया, तो वो मेरी पुस्तक की भूमिका बनी, जिसका नाम था सीक्रेट्स ऑफ आरएसएस। तो वो उसको प्रकाशित करने में बड़ी समस्या हुई, कई प्रकाशकों के पास गया, फाइनली एक मानस पब्लिकेशन ने छापा, फिर वो भी उसको बराबर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया, उसने हाथ उड़ा दिया। फिर मैंने उसको छापा और 2 एडिशन उसके अच्छे चले अमेज़न के द्वारा, मेरा उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था नहीं। तो उस पुस्तक को बाद में किसी ने देखा, ब्लूम्सबरी वालों, उन्होंने कहा इसको दोबारा लिख के हमें, तो हम इसको छापना चाहते हैं। तो उसको फिर दोबारा लिख के आरएसएस 360 नाम से पुस्तक बनी, जो बहुत अच्छी चली। ऐसा एक बहुत बड़े अधिकारी ने कहा मुझे कि पहली बार एक संघ के स्वयंसेवक ने संघ के बारे में लिखी किताब एयरपोर्ट से बिक रही है, पढ़ के बड़ा आनंद हुआ। तो वो आनंद जो था कि संघ का स्वयंसेवक लिखता है और वो एयरपोर्ट के बुक्स पे बिकती है, जबकि उस समय सैफरन टेरर का बहुत जोर होके हटा था। यानी 2008-9 में जब ये किताब आई, 2011 में रिलीज हुई, तो सैफरन टेरर जोर में था, इंदिरेश जी के ऊपर इल्जाम लगे थे, संघ पे इल्जाम थे। उस समय उसके विरुद्ध वो किताब जो थी, सब चार्जेस का जवाब दिया। तो एक तरह से एक बौद्धिक स्तर पे संघ क्यों नहीं लड़ सकता। और बचपन से संघ में काम करते थे, लगता था कि संघ इतना काम करता है, संघ इतने सेवा कार्य चलते हैं, इतने बढ़िया कैंप होते हैं, संचलन होते हैं, उसका कहीं भी न्यूज़पेपर में कवरेज क्यों नहीं आता। जब सहायता करते हैं तो कैमरा हाफ हाफ पैंट देखते तुरंत बदल क्यों जाता है। तो ये सारे एक दुख था मन में, और संघ के ऊपर इतने इल्जाम लगते हैं, उसका उत्तर देना चाहिए सोच के मैंने किताब लिखी थी। अपनी तरह से प्रयास था, सौभाग्य से लोगों को पसंद आया। तो बाद में आरएसएस 360 चली। उसी में से बाद में एक अधिकारी ने कहा कि आप ये सब लिख रहे हो, तो इसमें संघ की स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका थी, आपने 42 और 47 48 के बारे में लिखा है, तो उसको आप विस्तार करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो फिर उसमें से संघ और स्वराज निकली, और आरएसएस 360 तो कन्नड़ा में ट्रांसलेट हुई, उसके बाद में हिंदी पे ट्रांसलेट हुई। फिर संघ और स्वराज तमिल, हिंदी और इंग्लिश में चल रही है, पंजाबी में आई है। उसमें थोड़े में, यानी कम पृष्ठों में, जो आसानी से लोग देख सकें, ले सकें, संघ ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या सहयोग किया था, और कैसे पार्टीशन समय काम किया था, और कैसे स्वतंत्रता के बाद भी गोवा के आंदोलन के समय उसके आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया, प्राण गंवाए, उसका। और ओवरऑल एक अच्छी जानकारी संघ के बारे में दी थी कि संघ का क्या रोल रहा, क्यों इल्जाम संघ पे बहुत लगते हैं। फिर अभी जो पुस्तक लिखी थी वो थी आरएसएस इवोल्यूशन फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन टू अ मूवमेंट। तो ऐसा क्या संघ करता है कि एक संगठन के तौर पे 1925 में छोटी सी शाखा शुरू होता है, और उस शाखा का काम बढ़ते 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 एक आंदोलन का स्वरूप ले लेता है, जिससे लोग आज जुड़ने में गर्व महसूस करते हैं, जबकि पहले नाम लेने से भी कतराते थे, जैसा आपने कहा। तो ये सोच से किताब बनी, और हर सरसंघ चालक का कुछ ना कुछ रोल होता है संघ को मोल्ड करने में, संघ को एक दिशा देने में। तो वो कैसा रोल रहा होगा, कैसे कैसे वो सरसंघ चालक रहे होंगे। और मैंने तो डॉक्टर जी छोड़ के सभी सरसंघ चालकों के दर्शन भी किए हैं और काम भी किया उनके साथ में। गुरुजी के समय तो छोटा था मैं बहुत, लेकिन बाकी सबके साथ काम भी किया है। वो अनुभव और ये जानकारी कि सरसंघ चालक कैसी मिट्टी से बनते हैं, क्या उनके गुण होते हैं, और सभी में कुछ कॉमन गुण है, लेकिन सभी अपने आप में बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी है, और उन्होंने किस प्रकार से संघ के काम को दिशा दी, संघ सरसंघ चालकों के सरसंघ चालक पद और उनकी जीवन को आधार बनाकर ऐसे एक इंटरेस्टिंग किताब बनी। काफी इसमें रिसर्च की मैंने। तो वो ये किताब है कि संघ जो हम समझते हैं कि 1925 में जो शुरू हुआ था, आज भी वही एक जड़वादी और ऑर्थोडॉक्स ऐसा एक पुराने विचारों का संगठन है। इसके बहुत अलग संघ एक बहुत डायनामिक, इनोवेटिव और एवर इनोवेटिव और इवॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने समय समय पर नए नए आयाम जोड़े, नए नए संगठन जोड़े, नई नई सोच जोड़ी, और करते करते जब 100 साल के आसपास कोई संगठन भारत में आज खड़ा नहीं है जो स्प्लिट ना हुआ है, जो ग्रो कर रहा हो, बढ़ रहा हो, ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है संगठन। तो इस संगठन में क्या विशेषता है, इस हिसाब से किताब लिखी है। और ये आरएसएस 360 जिसने पढ़ी है, उसके लिए मैं कह सकता हूँ अगला कदम है कि संघ को और नजदीक से जानने का, समझने का, संघ की कार्यशैली की विशेषता क्या है,
किस प्रकार से इतना स्थिर दिखने वाला संगठन वास्तव में कैसे लगातार अपने काम को नित्य नए आयाम देता रहता है, ये सारी जानकारी उसके अंदर है। और उसके आखिर में एक चैप्टर है जिसमें हिंदुत्व के बढ़ते आयाम, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस प्रकार से ये जो 96 साल की एक जर्नी है, यात्रा है, उसको समझाने का काम किया। और रज्जू भैया की जीवनी तो अब मैं इंग्लिश में अनुवाद कर रहा हूँ, और हर सर संघ चालक की जीवनी एक आदर्श मोटिवेशन देने वाली होती है। तो उनके बारे में लिखना, ये जब मैंने ये लिखी तो पहली किताब थी रज्जू भैया पे, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, और उसके बाद और भी एक दो आई। तो ऐसे ही लोगों को जानकारी हो संघ के बारे में, एक लगातार तड़प थी, जिसके कारण मैं लगातार लिख के गया। इनफैक्ट मेरी पीएचडी भी संघ पर है, और वो आरएसएस ने जो रेजोल्यूशन पास करती है, बहुत लोगों को पता नहीं है, प्रतिनिधि सभा और कार्यकारी मंडल में। तो जो रेजोल्यूशन पास करती है वो कैसी दिशा देती है, क्या देश की परिस्थिति के बारे में सोचती है, और वो सोचना उसका कितना परिस्थिति निरपेक्ष और लोगों के विचार के विरुद्ध या साथ हो, उसका अपना विचार दृढ़ता से रखना, रखने के बाद उस पर कार्रवाई करना, और किस प्रकार से अलग अलग संघर्ष जो भारत में चले उस समय, उसके बारे में एक तरह से मॉडर्न हिस्ट्री में कह सकता हूँ इसको। तो अंडरस्टैंडिंग आरएसएस रेजोल्यूशंस, जिसके अंदर मैंने नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर और पंजाब को उसमें इंक्लूड किया था, काफी बड़ा ग्रंथ बना था, उसको किताब में कन्वर्ट किया जो पब्लिकेशन के लिए गई है, जिसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन द आरएसएस वे। तो जो और भी गहराई में एकेडमिक लेवल पे जाएगी, जिसके अंदर संघ के अलग अलग आयाम जो हैं, संघ किस प्रकार से काम करता है, कैसे सोचता है, और लॉन्ग टर्म विजन रखता है, शॉर्ट टर्म नुकसान या नफा नहीं देखता, और ये उसकी विशेषता है। तो किताब अभी आएगी। और बीच में किताब मैंने कोविड का फायदा उठाते हुए गुरु नानक जी के विचार इसके ऊपर भी लिखी है, जो एक सरकारी संस्थान में पब्लिश होने के लिए गई है, सरकारी काम है। तो जब आएगी तब आएगी। इस प्रकार से संघ के बारे में समझना, खुद को भी वो भी नया नया अपने को भी जानकारी मिलती है, अपना भी ज्ञान बढ़ता है, और संघ के बारे में लोगों को बताना, अनछुए आयाम बताना, लोगों को संघ के बारे में जानकारी देना, इस तड़प के साथ ये सारी किताबें मैं लिखता हूँ। तो ये सभी किताबें जो हैं मतलब जनरली लोग इनके सवाल के जवाब देने से भी कतराते हैं। बहुत से लोगों पर सवालों के जवाब भी नहीं होते। आपने उसके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च किया, बहुत ज्यादा ढूंढा, और मतलब अब बहुत सारे लोग आपकी किताब पढ़कर वो जवाब देते हैं। तो इस तरह का एक माहौल। तो जनरली जो क्वेश्चन संघ पर उठाए जाते हैं, मैं उनमें से एक दो क्वेश्चंस लेना चाहूंगा क्योंकि वो आपकी बुक से भी रिलेटेड हैं। जैसे कि पहला सबसे मूल प्रश्न लोग उठाते हैं कि आजादी के आंदोलन में संघ का क्या योगदान है। कई लोग कहते हैं आप तो मतलब आजादी के बाद पॉलिटिकल पार्टी बन गए, ये हुआ वो हुआ, आजादी से पहले आपका क्या योगदान था। तो वो एक पूरी पुस्तक है आपकी, तो वो आप बता सकते हैं व्यूअर्स के लिए। ये जब मैं पुस्तक लिख रहा था तो मुझे एक बहुत अजीब चीज ध्यान में आई कि भारत के संग्राम में हमने रेवोल्यूशनरीज का, क्रांतिकारियों का, और कई चीजों का उल्लेख लगभग गायब है स्कूल की किताबों से। और इसी प्रकार नेवल म्यूटिनी जो हुई थी, और विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह हुआ था जबलपुर में और मुंबई में, उसका उल्लेख कहीं आता नहीं है। आईएनए का ट्रायल जो हुआ था, इंडियन नेशनल आर्मी, अपनी अपनी सुभाष चंद्र जी की जो आर्मी थी, उसके ऊपर जो केस चला रेड फोर्ट में, उसके कारण जो विद्रोह का वातावरण बना, उसकी कहीं चर्चा नहीं होती। और साथ में ये ध्यान में आया जब मैं लिख रहा था संघ के बारे में, तो बाद में बताया मैंने कि 30 साल के अंदर केवल 3 आंदोलन, बड़े आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में हुए। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, जिसके अंदर असहयोग का आंदोलन चला, विदर्भ के अंदर जंगल सत्याग्रह चला, जिसके अंदर सब जंगल सत्याग्रह नहीं, असहयोग आंदोलन ही था, जिसमें जो खिलाफत के साथ चला था। उसके अंदर बड़े लोग जेल में गए, डॉक्टर जी भी जेल में गए, डॉक्टर हेडगेवार जिन्होंने बाद में संघ की स्थापना की। और एक बहुत बड़ा आंदोलन चला जिसके अंदर वास्तव में उसको ओवरशैडो कर लिया खिलाफत आंदोलन ने, और वही चला था। उसके बाद असहयोग आंदोलन आया था, और उसका जो दुर्दांत अंत हुआ वो मैं एक बार साइड में रखता हूँ कि इसे इसका विषय नहीं है। लेकिन 1920 का एक आंदोलन हुआ जिसको चौरी चौरा कांड के बाद में गांधी जी ने वापस ले लिया। 1930 में दांडी मार्च हुआ, उसी तरह जंगल सत्याग्रह जहां समुद्र नहीं है वहां हुआ, विदर्भ के इलाकों में, उसमें संघ के स्वयंसेवकों ने भाग लिया, हजारों की तादाद में भाग लिया। डॉक्टर जी फिर जेल गए, और भी उसके कई आयाम है जिसके बारे में मैंने उस पुस्तक में लिखा है। तो 1930 का एक आंदोलन हुआ जो फिर एक बार उसको रोक दिया गया, हिंसक हो गया था कुछ इलाकों में, खुद विदर्भ में हिंसक हो गया था। ये संघ के भी कार्यकर्ता थे।
उसके बाद में और 12 साल बाद क्विट इंडिया मूवमेंट आया, भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में आया। उसके अंदर 70,000 लोग जेल गए और 75 दिनों के अंदर वो आंदोलन छिन्न भिन्न हो गया। तो ये 10-10 साल के अंतर में नॉन वायलेंट आंदोलन होने से, जिसमें कुछ हजार लोग जेल में जाते हैं, छूटते हैं, भारत आजाद हो सकता है क्या? ऐसे मन में एक प्रश्न आया। तो जो 1942 में संघ ने कुछ नहीं किया, यहाँ से जो शुरुआत होती है हमारा 1942 से संघ ना भारत आजाद हुआ, तो ऐसा नहीं है। 1942 के बाद में इतनी घटनाएं हुई, वर्ल्ड वॉर 2 के कारण 1942 का वातावरण बना था। 1947 में 46-47 के अंदर ये अपना नेवी का विद्रोह हुआ मुंबई के अंदर। उसी समय जबलपुर में सैनिकों का विद्रोह। उस समय 1946 के आसपास बातचीत चलने लगी कि ये भारत छोड़ना पड़ेगा। एक किताब है केसी दे की, है मेरे पास, जिसके अंदर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के पेपर से सिद्ध किया है कि वास्तव में ये INA का ट्रायल और उसके बाद में जो विद्रोह हुआ नेवी का और जबलपुर, उसके बाद अंग्रेजों को लगा हम संभाल नहीं पाएंगे और कितने गोरे सैनिकों को लाएंगे, यहाँ के सैनिकों के भरोसे तो हम रह नहीं सकते, अब कोई इनका भरोसा नहीं है, अब हमें छोड़ना पड़ेगा और हमें एयरफोर्स लाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्रश्न थे। तो क्या ये संभव है कि 3 नॉन वायलेंट मूवमेंट जो 30 साल में 10-10 साल में एक बार हुई, उससे आजाद हुआ? तो नहीं, क्रांतिकारियों का इसके अंदर बहुत बड़ा काम था। जैसे मनमोहन वैद्य जी कहते हैं कि ये वातावरण बदलने के लिए कम से कम 100 साल से, स्वामी विवेकानंद जी के समय से जब समाज में जागृति चल रही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि भाई जब तक सामाजिक रूप से कल्चरली जब तक समाज नहीं जाता तब तक राजनीतिक तरीके से परिवर्तन नहीं होता। उन्होंने कई उदाहरण दिए। तो मैं ये मानता हूँ कि स्वामी विवेकानंद के समय से जो समाज जागृति का काम शुरू हुआ था, उसका फाइनल जो एक अंत हुआ वो आजादी में हुआ। और जैसे मैंने बताया कि 1920 के अंदर डॉक्टर जी और उनके सहयोगी जेल में गए थे। संघ की स्थापना 1925 में हुई। उसके बाद में 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ, उसके अंदर डॉक्टर जी खुद जेल में गए, हजारों स्वयंसेवक जेल में गए। उसके वृत्त कई किताबों में है, मैंने उदाहरण दिए हैं। और इसके अलावा उस समय 1930 के आसपास कांग्रेस ने 1920 में डॉक्टर जी ने नागपुर के अधिवेशन में एक रेजोल्यूशन दिया था कि भारत को पूर्ण स्वराज्य चाहिए। उस समय कांग्रेस केवल डोमिनियन स्टेटस मांग रही थी। तो डॉक्टर जी ने जब लिखा कि भाई ये आप लाइए प्रस्ताव कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और भारत स्वतंत्र होने के बाद में अन्य जितने भी जहां जहां कॉलोनियलिज्म है उन सभी को भी भारत सहयोग करके आजाद कराएगा, ऐसा एक उनका रेजोल्यूशन था जो कांग्रेस ने, रेजोल्यूशन कमेटी ने हटा दिया। 1929 में कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में फिर पूर्ण स्वराज की मांग की और डॉक्टर जी इतने खुश हुए। जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर जी और कांग्रेस के बारे में भेदभाव थे, डॉक्टर जी इतने प्रसन्न हुए। उन्होंने 26 जनवरी 1930 को जब उनको ये कांग्रेस ने कहा था कि सब जगह हम ये स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो हर शाखा को, उस समय कोई 100 के आसपास शाखाएं थी, सबको आदेश दिया कि आप सभी उस दिन भारत का ध्वज लगाओगे, भारत का ध्वज, जिसमें भगवा ध्वज था बाय द वे। गांधी जी ने बाद में उसको बदला। ये प्रस्ताव जो पास हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ। तो सभी जगह ध्वज लगाइए और सभी को बताइए आज क्यों स्वतंत्रता चाहिए, क्या उसका महत्व है, ऐसा सभी स्वयंसेवक और लोगों को बताइए, ऐसा एक डॉक्टर जी ने आदेश दिया। और उसके बाद में हम जाते हैं, डॉक्टर जी 1940 में गए। 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। संघ का काम बहुत तेजी से फैल रहा था, लेकिन बहुत लोगों को इंटरेस्ट था कि हम इसमें भी हिस्सा लें। तो गुरुजी ने कहा कि जो उसमें जाना चाहता है जाए, एज ए कार्यकर्ता जाए, स्वयंसेवक जाए, लेकिन नागरिक के तौर पे जाए। क्योंकि 1920 में भी डॉक्टर जी जब गए थे, कांग्रेस के सदस्य थे। 1930 में उन्होंने संघ से रेजिग्नेशन दिया, सरसंघचालक पद से। फिर उन्होंने सत्याग्रह किया एक कांग्रेस के वॉलंटियर के नाते। इसी तरह अब जो जाएगा 1942 में, ये भी इसी प्लेटफॉर्म पे जाएगा, संघ के नाम पे नहीं जाएगा, क्योंकि ये काम जो मुख्य पार्टी कर रही है उसी के नाम पे जाना है। तो उस समय में हजारों लोग जेल में गए, कई उस समय कांड हुए जिसकी जानकारी मैंने किताब में दी है। और उसके बाद जो भयंकर एक समय आया 1947 का, पार्टीशन का, जिसको हम आजादी के संघर्ष में गिनते ही नहीं। 1947 में भारत आजाद हुआ, पार्टीशन हो गया। पार्टीशन के समय वहां के लोगों का क्या होगा, इसकी चिंता किसी लीडर ने की नहीं। सब अपनी अपनी जान बचा के भागे, कई लोग संघ के सहयोग से भागे और बाकी यहाँ के पार्टी अपनी पॉलिटिक्स खेलने लग गए, मिनिस्ट्री बनेगी, सब बनेगी। लेकिन वहां लाखों लोग इतने संकट में पड़े हुए हैं, वो केवल सैनिक और पुलिस पे छोड़ दिया था। उस समय एकमात्र जो सत्ता खड़ी रही, जो संगठन खड़ा रहा, वो था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो एक बहुत बड़ा काम संघ ने उस समय किया। सैकड़ों लोग उस समय कुर्बान हुए, कई फैमिलियां बर्बाद हुई, लोगों के काम धंधे बंद हुए। लेकिन अपने बंधु बांधवों को, महिलाओं को वहां से लाना सुरक्षित, उनके यहाँ पुनर्वास का काम करना, ये काम स्वतंत्रता संग्राम का भाग नहीं था क्या?
तो उस समय जो त्याग के साथ संघ ने काम खड़ा किया, जिसका बहुत बड़ा परिणाम हुआ, लाखों लोगों की जानें बची, हजारों महिलाओं की आबरू बची और उनको दोबारा सेटल किया। ये काम जो होना चाहिए था अन्य संगठनों द्वारा, किसी ने किया नहीं। फौज और पुलिस के अलावा क्या संघ और अकाली दल इस काम में लगे थे और तब से संघ के विरुद्ध एक द्वेष का भाव बना था। लेकिन ये जो सारे टप्पे थे उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लोगों को आश्चर्य होगा, 1961 तक भारत में पोर्चुगाल, पौंडुचेरी और दादरा नगर हवेली, ये सारे इलाके पोर्चुगीज के अंदर थे। फ्रांस जो ये पुडुचेरी जो है, पौंडुचेरी उस समय फ्रांस के अंदर था। मतलब लाखों भारत के नागरिक 1947 के बाद भी गुलामी की अवस्था में रह रहे थे, उन पे अत्याचार हो रहे थे, खासकर पुर्तगालीज। फ्रेंच तो शांत थे, लेकिन पोर्चुगीज ने बहुत अत्याचार किया, हम जानते हैं। गोन इंक्विजिशन के बारे में जानते हैं, अत्याचारों के बारे में जानते हैं। तो उस समय लगातार उस विषय को बनाकर रखना, सत्याग्रह करना, हजारों स्वयंसेवक सत्याग्रह में गए। जगन्नाथ जोशी जो उस समय संघ के प्रचारक थे, वो उसको लीड कर रहे थे। उसके अंदर संघ के स्वयंसेवक भी मारे गए, जेल गए। ये सारा जो प्रकार है, उसके बाद में जाके सरकार ने एक हिम्मत के साथ में गोवा को आजाद कराया। इनफैक्ट दमन दीव को तो संघ के स्वयंसेवकों ने जाके जत्था ले जाके आजाद कराया, तिरंगा झंडा लगाया और वो जाके सरकार के हाथ में दी वो सरकार, और इसके कारण उनको बाद में ताम्रपत्र भी मिले। तो ये भी इतिहास का भाग है। तो सारी बातों को उसके अंदर, पुस्तक के अंदर मैंने सम्मिलित किया। हालांकि पुस्तक छोटी है, क्योंकि मैं चाहता था अधिक से अधिक लोग पढ़ें और आसानी से उपलब्ध हो। तो ये एक संघ की उसके बारे में कह सकते हैं, काम आजादी के समय क्या किया। तो जैसा कि आपने बताया कि ना सिर्फ आज़ादी के पहले, मतलब संघ बनने के पहले से भी संघ के जो फाउंडर हैं डॉक्टर हेडगेवर जी, वो 1920 में भी आज़ादी की लड़ाई के लिए जेल गए थे। उसके बाद के भी आंदोलनों में कंटिन्यूअसली स्वयंसेवक जेल गए, क्योंकि आंदोलन अलग अलग तरीके से चल रहे थे। गांधी जी के आंदोलन में भी कुछ स्वयंसेवक थे, क्रांतिकारियों के साथ भी कुछ स्वयंसेवक थे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि संघ के स्वयंसेवक काम नहीं कर रहे थे या संघ के लोग आज़ादी के लिए काम नहीं। और आप ये देखिए कि 1901 बात और जोड़ो कि 1942 में संघ केवल कुछ प्रांतों में था। 1925 में संघ की स्थापना हुई, 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। संघ तो अंडरग्राउंड लीडरों को बचाता रहा, उनके लिए केस लड़े, उसके जो विधान है मेरी किताब में है। लेकिन उस समय कम्युनिस्ट पार्टी अंग्रेजों का साथ दे रही थी। पहले विरोध किया, जब रूस और ब्रिटिश एक साथ हो गए तो ब्रिटिश का सपोर्ट किया। डांगे जी की प्रार्थना पत्र है कि कृपया हमें मौका दें कि हम आपकी सेवा कर सकें, और वो भी क्षमा मांग के जेल से बाहर आए। तो उन्होंने कहा हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपको पकड़ा के देंगे कि द्रोही लीडर्स को। ऐसा उनका कम्युनिस्ट पार्टी का रोल रहा, उन्होंने लोगों को पकड़ा के भी दिया, ऐसे भी इतिहास है। 1946 में उन्होंने कैबिनेट मिशन में पत्र डाला कि देश के 17 ये देश एक कभी नहीं था, 17 स्वायत्त राष्ट्रों में इसको परिवर्तित किया जाए, ये उनकी मांग थी। कश्मीर की सॉवरेनिटी के लिए उन्होंने लगातार सपोर्ट किया। पाकिस्तान के पार्टीशन को उन्होंने सपोर्ट किया कि पाकिस्तान अलग होना चाहिए। अब ये स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग कैसा था और संघ का ऐसा था, ये भी एक बार सोचना चाहिए। तो ये जो इतिहास है वो लेफ्टिस्ट इतिहासकार बाहर आने नहीं देते, न तो कम्युनिस्टों का द्रोह, न हमारा एक देश के प्रति जो संघ का काम रहा हो। तो ये इसलिए इतिहास को अच्छी तरह लोगों को बताना जरूरी है। जी, आज भी हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के स्टूडेंट विंग्स के स्टूडेंट्स जो बिल्कुल, भारत तेरे टुकड़े होंगे, बंगाल मांगे आजादी, वो टुकड़े यानी उनके जीन्स में है। तो ये भारत एक है ही नहीं, इसके टुकड़े होने से चाहिए, ये मैच उन्होंने 1942 में 46 में हमेशा बोला। तो वो शुरू से उनका एक मकसद रहा है भारत को 17 बिल्कुल। तोड़ देना। और 1947 में आजादी के बाद स्टालिन ने कहा कि ये सही आजादी नहीं है, बुर्जुआ आजादी है, तो इसका विद्रोह होना चाहिए। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने विद्रोह किया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जो दो स्टेटों में आंध्र प्रदेश था, वहां उन्होंने विद्रोह किया, शस्त्र विद्रोह किया। 4 साल चला। 1951 में मिलिट्री ऑपरेशन करते करते जब बंद किया, उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनली भारत के उन्होंने स्वीकार किया कि भारत आजाद है और इलेक्शन में हम पार्ट लेंगे, ऐसा उन्होंने करके भारत के मुख्य धारा में आए वो। ये उनका आजादी के समय का इतिहास है। जब हम अपनी जान पे खेल के लोगों को बचा रहे थे, ये लोग विद्रोह करके वहां पर आंध्र के अंदर 4 साल उन्होंने गदर मचाया वहां। जब संघ मतलब गोवा को जोड़ने के लिए आंदोलन कर रहा था, दमन दीव को, कश्मीर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ तक हो गई, तो ऐसी जगहों संघ देश को जोड़ने का प्रयास कर रहा था। वहीं कम्युनिस्ट 1947 में इवन जो धारा की बात करें उससे पहले, जो मैंने जिक्र किया किताब में, जब ये पाकिस्तानी हमला हुआ तो वहां पर संघ के स्वयंसेवकों ने पहले डोगरा फौज के साथ, बाद में जब मिलिट्री आई, भारतीय मिलिट्री, उसके साथ काम किया। पुल बनाने में मदद की, एयर स्ट्रिप बनाने में मदद की, रोड्स बनाने में मदद की। जब कोई सामान गिरता था यहाँ वहाँ असला, उसको लाकर देना फौजियों को, इसमें काम किया। उसमें कई शहीद हो गए।
मतलब सैकड़ों की तादाद में होंगे, 50-60 की तो गिनती है। इनफैक्ट अमृतसर की एक लिस्ट मेरे पास हाथ से लिखी हुई, जिसमें 33 स्वयंसेवक वहां के हिंदू कार्यकर्ता मारे गए उन दंगों के दौरान। अमृतसर में 6 महीने दंगे चले थे, जिसकी जानकारी भी हमारे पास नहीं है। जी। और उसके अलावा एक इल्जाम और संघ पर लगता है, जो गांधी जी की हत्या के समय नाथूराम गोडसे और फिर वो बैन लग गया था, ये बार बार कई लोग उठाते हैं, जबकि कई लोग ये नहीं जानते उन्हीं सरदार पटेल ने बाद में वो बैन लिफ्ट भी किया था। और 1962 युद्ध में तो संघ के रोल के कारण नेहरू जी ने भी प्रेज किया था। तो ये कुछ आप डिटेल में बताएंगे इन दो वाकयात को, एक गांधी हत्या और एक 62 युद्ध। देखिए, एक तो गांधी हत्या से पहले 1947 के पार्टीशन के बाद के काम को देखते संघ बहुत पॉपुलर हो गया था। उस प्रसिद्धि के कारण, उस प्यार के कारण कांग्रेस बड़ी अनसेटल हो गई थी, क्योंकि गांधी जी ने तो कहा कि कांग्रेस को भंग कर दो, जिसको जो पार्टी बानी है बनाओ, तो वो तो माने नहीं, क्योंकि उनको जो था इसका ब्रांड का फायदा उठाना था। उस समय संघ कैसे बढ़ रहा है इसकी चिंता बड़ी थी उनको। गुरुजी ने कहा बार बार कि हम पॉलिटिक्स में बिल्कुल कभी जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम समाज का काम करते हैं। लेकिन उस भय के कारण सितंबर 1947 से ही संघ को किसी तरह रोका जाए, ऐसा रेजोल्यूशन महाराष्ट्र में पास हुआ, ऐसा रेजोल्यूशन ऑल इंडिया लेवल पर पास हुआ। उत्तर प्रदेश में संघ के सदस्यों के ऊपर आरोप लगे। नवंबर 1947 में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा एक कैंप होना था 1 लाख स्वयंसेवकों का, जिसमें सरदार पटेल ने आना था, ऑल इंडिया रेडियो पर उसकी सुनाई होनी थी, उसको कैंसिल किया लास्ट मोमेंट पे, और बड़े धमकी वाले रेजोल्यूशन पास किए गए। तो इसके बावजूद काम तो बढ़ता रहा। तो जब ये गांधी जी की हत्या हुई, उससे कुछ 8-10 दिन पहले नेहरू जी ने एक सभा में कहा था कि आई विल क्रश आरएसएस। और उससे भी कुछ 10 दिन पहले सरदार पटेल ने कहा था कि देशभक्त लोग हैं, युवक हैं, इनको अपने साथ पार्टी में काम करने देना चाहिए, इनको तो आप लाठी वाठी मार के रोक नहीं सकते, अच्छे लोग हैं। ऐसा कुछ एग्जैक्ट बयान मैं नहीं बोल सकता, तो वो बयान था और नेहरू का ये बयान था। और उसके बाद में गांधी जी की हत्या हो गई, और गांधी जी की हत्या का लाभ उठाते हुए संघ पे बैन लगा। इसमें दो बातें हैं। एक तो मदन लाल पाहवा ने उसके कुछ दिन पहले जब पकड़ा गया तो उसने कहा था कि गांधी जी की हत्या का बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन नेहरू सरकार ने और पटेल जी ने उनको कोई सुरक्षा दी नहीं। बहाना ये बना कि गांधी जी की सुरक्षा कर्मचारियों को अपने आसपास देखना नहीं चाहते, तो उसका मतलब ये तो नहीं सुरक्षा दी नहीं जा सकती। बाद में ये आरोप लगने के बाद में, संघ बैन होने के बाद में, हत्या के 21 दिन के अंदर सीआईडी की रिपोर्ट थी, जो आज बाहर उस समय नहीं थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि संघ का इस सारे हत्याकांड में और बाद में जो लोग बताए मिठाइयां वगैरह बांटी, इसमें कहीं भी संघ का हाथ नहीं था। तो ये आज चार्जेस सारे गलत है, लेकिन वो फाइल दबा दी गई, और एक गलत आरोप के ऊपर 1.5 साल संघ को और तंग किया गया। सत्याग्रह हुआ, 77,000 लोग जेल में गए, और ये देखने लायक 1942 से ज्यादा लोग गए। फिर लोगों के घर बर्बाद हुए। गांधी हत्या के समय सैकड़ों लोगों को मारा गया, जिसका इतिहास दबाया गया, धीरे धीरे बाहर आ रहा है। पूना में, कोल्हापुर, सांगली में केवल संघ के स्वयंसेवक नहीं, तो चित्पावन ब्राह्मण, क्योंकि गोडसे ब्राह्मण था। तो 1984 की घटना पहली नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस हिंसाचार से अपनी मनमानी करती है। इसका उदाहरण 1948 का था। लेकिन गुरुजी ने कहा किसी प्रकार से आपने उत्तर नहीं देना, क्योंकि अपने ही लोग हैं। अगर दांत जीभ को काटते हैं तो हम दांत तोड़ नहीं देते। तो इस प्रकार के भाव के साथ काम किया। और ये जो आरोप था, ये बाद में कोर्ट के अंदर संघ का कहीं नाम नहीं आया, किसी आरोपी ने संघ का नाम नहीं लिया, जजेस ने संघ का नाम लिया, फिर भी आरोप चलते रहे, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि हम काम करेंगे दोबारा। जब बैन उठा, हम इस पचड़े में नहीं पड़ेंगे, लोगों को जवाब देते नहीं, संघ का काम हो नहीं पाएगा, हम संघ का काम करेंगे, अपना काम अपना जवाब देगा। उसका फायदा उठा के खूब प्रचार हुआ, खूब प्रचार हुआ, और लोगों के मन में बैठ गया कि संघ वाले लोगों ने हत्या की। जहां तक गोडसे का सवाल है, गोडसे पहले कांग्रेस में भी था। उसने 1932 के अंदर संघ को छोड़ दिया कि संघ का काम नरम है, मुझे पसंद नहीं आता। वो हिंदू महासभा में गया, और उसके बाद उसने जो करना था किया। अगर इस मापदंड पे देखा जाए तो जिन्ना भी कांग्रेस के सदस्य थे, मैं कहा करता हूँ कि अगर जिन्ना कांग्रेस सदस्य थे और उन्होंने पार्टीशन के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाया, तो वो जिन्ना कांग्रेस का हुआ, और कांग्रेस का हुआ तो भारत का पार्टीशन प्योरली कांग्रेस की जिम्मेवारी है। तो कोई व्यक्ति 10 साल पहले क्या था, जिन्ना के बारे में भूल जाते हैं कि कांग्रेस का सदस्य था, लेकिन गोडसे था। उसके बाद वो अलग अलग दलों में गया। ये होते हुए भी वो आरोप चलता रहा, अब सारे उत्तर देने के बाद भी चल रहा है। तो बकवास है। अभी दो लोग धीरे धीरे मानने लगे, इसके बाद में कोई दम रहा नहीं। लेकिन कितना उसके ऊपर किया गया। कपूर कमीशन बैठी, उसने संघ को के ऊपर कोई आरोप नहीं है ऐसा कहा, उसके बावजूद कहानी चलती रही है, हम उत्तर देते हैं। तो धीरे धीरे उनका बाज तो आते नहीं, कई लोगों पे केस चल चुके हैं। गांधी का हत्या संघ ने किया बोलने के बाद कुछ लोग माफी मांग के छूटे, कुछ लोग कोर्ट को टाल टाल के अंत में मर गए, जिसमें अर्जुन सिंह भी थे, सीताराम केसरी थे, और एक आध ने माफी भी मांगी। ऐसे कई उदाहरण है। तो ये तो चलता रहेगा उनका, इसमें कोई अर्थ नहीं है।
लेकिन वास्तविकता इससे कुछ बहुत ही अलग है। जी, और एक और और सत्य आप और क्या पूछ रहे थे? छुपाया जाता है कि 62 के युद्ध में संघ का हाँ, रोल जो था, नहीं केवल 62 का नहीं, हर युद्ध रहेगा में। कि उसी 1948 का मैंने उदाहरण, 1947 का उदाहरण दिया कश्मीर का, 1962 का उदाहरण दिया कि सारे ट्रैफिक दिल्ली का संभाला, फौज की बॉर्डर तक जहां तक मदद पहुंचा सकते थे पहुंचाया। उस समय भी कम्युनिस्ट यूनियनों ने, ट्रांसपोर्ट यूनियन ने बंगाल के अंदर स्ट्राइक की, ताकि वहां का जो सैनिकों को सहायता है वो वहां तक बॉर्डर तक न पहुंच सके, क्योंकि वो लोग चीन के साथ थे उस समय। उसके बाद कांग्रेस, ये कम्युनिस्ट पार्टी का स्प्लिट हुआ, जिसमें प्रो चाइनीज ग्रुप था और सीपीएम बना, और जो प्रो रशिया ग्रुप था सीपीआई बना। तो ये उस समय के इतिहास में नेहरू जी ने बुलाया कि अन्य संगठनों को बुलाना चाहिए, उसमें संघ का भी नाम है। उन्होंने कहा क्यों संघ क्यों नहीं आ सकता, उसने भी काम किया था। उसमें संघ के लोग गए, 2600 के आसपास गणवेशधारी लोगों ने संचलन किया, अखबार में फोटो हैं, जो गए उनके आंखों देखा हाल है। इसके बावजूद अगर वो कहे कि आरटीआई में रिपोर्ट नहीं है तो मजाक की, तो इन्हें हास्यास्पद है। अगर सूरज चमक रहा और आंखें बंद करके आप कहें सूरज नहीं है, तो आपने आंखें बंद की, आपका दोष है, इसमें संघ का तो दोष है नहीं। तो इसके ये इस तरह उसके बाद 1965 में, हम्म, 1971 में, हर समय। और इतना ही नहीं, तो उसके बाद ये 1965 का तो ये हाल था कि अबोहर जिला के अंदर गवर्नमेंट ने कहा था खाली कर दो जगह, और कलेक्टर ने कह दिया खाली करना पड़ेगा। उस समय संघ के संघ चालक थे, गए, उसके बाद बोला हम नहीं खाली करेंगे, कुछ भी होगा हम खाली नहीं करेंगे। उनको 3-4 देशभक्ति के गीत सुनाए गाकर, और वातावरण बदला, और वहां से फिर ये कोई वहां से हटा नहीं। और हम जानते हैं आगे का इतिहास क्या है। तो निडर रूप से देश के साथ खड़े रहना संघ के खून में, संघ के संस्कार में। तो जैसा कि आपने बताया कि संघ ने ना सिर्फ आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद भी जब जब देश को ज़रूरत पड़ी देश के साथ खड़ा रहा, वॉर्स में भी जब जब ऐसी सिचुएशन आई देश के अंदर तो हमेशा संघ पहुंचा। आज भी हम देखते हैं जब अर्थक्वेक आता है, बाढ़ आती है, कुछ भी पैंडेमिक में भी अभी देख रहे हैं कि संघ के स्वयंसेवक मास्क बांट रहे हैं, कई जगह पर अपने आप से व्यवस्था कर रहे हैं। तो कोविड सेंटर खोले हैं, आइसोलेशन सेंटर खोले हैं। पिछले बार आप जानते हैं जब पहला लॉकडाउन था तो करोड़ों की तादाद में सहायता बटी थी, करोड़ों नागरिकों को लाभ हुआ था, लाखों स्वयंसेवक उतरे थे मैदान में, कई उसमें कोविड में खुद भी बीमार हुए, और यहाँ तक कि टेस्टिंग करने के लिए भी गए थे। अब भी कल की रिपोर्ट है 2 लाख स्वयंसेवक अभी भी मैदान में है, और कोई कोविड हॉस्पिटल चला रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई खाना पहुंचा रहा है। हर तरह से कहने की आवश्यकता नहीं, किसी को अपने आप निकलते हैं, अपने आप काम करते हैं। और चरखी दादरी का उदाहरण तो है ही कि दो अरबी प्लेन आपस में टकराए, मरने वाले तक मुसलमान थे, वहां सहायता के लिए सबसे पहले दौड़े तो संघ के स्वयंसेवक। उनकी बाइज्जत, उनको दफनाने का काम किया संघ के स्वयंसेवक ने, लोकल मौलाना के साथ में मिलकर। और ये बात जग जाहिर है, लेकिन फिर भी झूठ बोलना। गुजरात में गया था, वहां पर अर्थक्वेक के बाद में उनके लिए नमाज की स्पेशल व्यवस्था की जाती थी, रोजा की व्यवस्था की जाती थी। इसके बावजूद बोलने वाले बोलते हैं। जी, बहुत सारे लोग मतलब ये इल्जाम लगाते हैं इसके बाद भी कि संघ तो कम्युनल है, वो तो मुस्लिम विरोधी, क्रिश्चियन विरोधी है, और वो तो सिर्फ हिंदू कट्टरता फैला रहा है, हथियार चलाना। जबकि एक एक तरफ वो प्रोपेगेंडा है जो मीडिया में आ रहा है, लिखित रूप से अंग्रेजी मीडिया में आ रहा है, और एक तरफ जमीन पे संघ के काम है। दोनों बिल्कुल विपरीत दिखाई देते हैं कि जमीन पर जो संघ है उसकी शाखा में कहीं कोई कट्टरता नहीं है, वो सबको साथ में लेकर चलने वाला संगठन है, एक राष्ट्र की बात करने वाला संगठन है, कामों में भी हमेशा मदद में आता है। और लेकिन ये जो किताबों में जो पीएचडीज हो रही हैं यूनिवर्सिटीज में संघ के खिलाफ, जो बीबीसी और इंग्लिश न्यूज चैनल्स पर दिखाया जा रहा है, ये बिल्कुल उल्टा है। तो ये कौन लोग हैं और क्यों ये इस तरह का एक नेगेटिव प्रचार संघ के खिलाफ करते हैं? मैंने अनजाने में एक बार 1975 में इमरजेंसी के समय मेरा एक जेवियर्स के अंदर कुछ कम्युनिस्ट दोस्त था, और उससे चर्चा चल रही थी। तो मैंने बातों बातों में कहा कि आखिरी जो संग्राम होगा, संघर्ष होगा, वैचारिक संघर्ष, वो कम्युनिस्ट और संघ में होगा भारत के अंदर। और आप देखेंगे आने वाले वर्षों में धीरे धीरे वास्तव में जो लड़ाई है, नियो लेफ्ट, वामपंथी लोग, चाहे वो कम्युनिस्ट का लेबल हो चाहे कोई और लेबल हो, लेकिन बेसिकली वामपंथी सोच वाले लोग और राष्ट्रवादी सोच के वाले लोग, ये दोनों के अंदर संघर्ष आज भी है। अब वो जो बैटल ऑफ आइडियाज है, इसके अंदर इस समय भारतीय विचार का पलड़ा भारी है, और भारी होता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जमीन से जुड़ी सोच है। तो मैं हर इंटरव्यू में कहा करता हूँ कि ये वास्तव में झगड़ा है, क्योंकि सबको समझना चाहिए। ये झगड़ा दो ऐसे लोगों में, एक जो कहता है कि भारत ये 1947 15 अगस्त को पैदा हुआ, उसके पहले भारत था ही नहीं, ये कोई एक देश था ही नहीं, अंग्रेजों की दया से एक देश बना, और नेहरू जी की मेहनत से वो देश टिका, उनके कारण देश बना। ऐसा एक हमें मिथ सुनाई जाती है, मिथक लगातार चल रही है। और दूसरे वो लोग हैं जो संघ या संघ के विचारधारा जैसे लोग हैं, जो मानते हैं कि ये कम से कम 10,000 साल पुराना राष्ट्र है,
जिसका जो मूल रूप है वो हिंदू धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ है, भूगोल से जुड़ा हुआ है। पंथ कोई भी होंगे, सैकड़ों पंथ होंगे, लेकिन जो हिंदू एक संस्कृति का विचार है, जिसके अंदर कई उदाहरण है उस विचारों के, लेकिन एक मोटे तौर पे कहें सांस्कृतिक और भौगोलिक तौर पे ये जो देश है कम से कम 10,000 साल पुराना, जो इस समय सॉलिड डॉक्यूमेंट है, उसके बाद तो और भी पीछे जा सकते हैं जो नए नए आ रहे हैं इतिहास के। तो वो एक हजारों साल पुराना देश जो बीच में 1000 साल गुलाम रहा, वो फिर आजाद है, उसको अपने पुरानी अपने सत्तों को पहचानना और फिर से उस वैभव की ओर जाना है। ये सोच और एक जो कहता है कि देश था ही नहीं कभी, ये दो विचारों की टक्कर है। तो क्योंकि वो विचार जड़ों से जुड़ा हुआ नहीं, पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य सोच से आया है, क्योंकि अंग्रेजों का तो काम था आपको बताना कि आपके अंदर कुछ है ही नहीं, ना गुण है ना कुछ है, हमारा इतिहास छुपाया गया, हमारे विज्ञान छुपाया गया, हमारा विज्ञान चोरी किया गया। ये सब होने के बावजूद कुछ कहीं ना कहीं स्मृतियां रह गई, कहीं ना कहीं कुछ ग्रंथ रह गए, तो पता चलता है कि हमारा इतिहास क्या था, हमारा संपन्नता क्या थी। तो कुछ भी नहीं था, तुम निकम्मे लोग थे और तुम्हारा देश ही नहीं था। ये हीन भाव डालकर अंग्रेजों का काम था, उनको शासन करना था। 1947 के बाद भी हम उसी हीन भाव को लेकर चलते रहे। और दूसरी तरफ दूसरे लोग थे जिसको संघ ने लीड किया, जो देश के अंदर गर्व महसूस करता है, देश के संस्कृति, इतिहास और ज्ञान का एक बारे में गर्व महसूस करता है और उसको दोबारा जगाना चाहता है। तो ये संघर्ष बेसिक है। उसके अंदर कुप्रचार के साधन मीडिया के अधिक वामपंथियों के पास हैं, एकेडमिक वामपंथियों के पास है, और उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ नेहरू जी का और इंदिरा जी को राजा सहारा उनके हाथ में दिया। तो उनकी 70 साल की तपस्या, जिससे इस समय धीरे धीरे उस फील्ड के अंदर भी उनको टक्कर देने की इस समय स्थिति है कि हम उनको जवाब दे सकते हैं एकेडमिक फील्ड में भी और मीडिया में भी। वरना इसके पहले तो स्पेस ही नहीं था। टॉलरेंस का ये हाल था कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी प्रोफेसर के तौर पे, आपको टीचर की नौकरी नहीं मिलेगी अगर आप संघ के, ऐसा पता चलेगा तो आपकी उन्नति रुक जाएगी, आपको कहीं स्थान नहीं मिलेगा, आपके पेपर नहीं छपेंगे, किताबें नहीं छपेंगी। संघ के तो छोड़ो, आरसी मजूमदार जैसे इतिहास के सबसे बड़े ऋषि मुनि जिनको कह सकते हैं, ऐसे कई इतिहासकारों के किताबें गायब हो गई इतिहास के शेल्फ से। अभी रेफरेंस के लिए कोई कम मार्क्सिस्ट लोगों की किताबें। तो इस प्रकार से इतिहास को झुठलाना, छुपाना, ये जो प्रकार चला, ये धीरे धीरे जाएगा और ये संघर्ष जो है वो अंत में भारत ही जीतेगा। जी, आपने जैसा कि बताया ये देखने को भी मिलता है कि जब संघ के कार्यक्रम होते हैं तो पीछे स्वामी विवेकानंद या भारत माता इस तरह की तस्वीरें लगती हैं, और जब वामपंथियों का कोई भी कार्यक्रम होता है तो चे गुवेरा या फिडेल कास्त्रो या स्टालिन, लेनिन, मार्क्स, मतलब एक भी आदर्श मजेदार भी आप देखो, आप ये मजेदार बात देखो शुभम, कि जिन लोगों ने मिलकर 10 करोड़ लोग केवल इसलिए मार दिए कि उनके कम्युनिस्ट धर्म को नहीं मानते, उनके कम्युनिस्ट पंथ को नहीं मानते, उनको मनाने के लिए 10 करोड़ लोग जिन्होंने मार दिए, स्टालिन होगा, लेनिन होगा, माओ होगा, नॉर्थ कोरिया का होगा किम, ये सब ने मिलकर 10 करोड़ लोगों का हत्या कर दी। उनको पूजा करते हैं हीरो की तरह और संघ को फाशिस्ट बताते हैं। फाशिज्म का मूल मंत्र क्या है कि आप दूसरे विचार को पनप न दे दें, उनको हिंसा द्वारा, विचारों द्वारा उनको दबाएं। ये फाशिज्म की डेफिनेशन है। तो ये कौन कर रहा है? वामपंथी कर रहे हैं, विश्व भर में कर रहे हैं, भारत में करते रहे अब तक। और उन्होंने जो हत्या चलाई, चाहे केरल हो, बंगाल हो, त्रिपुरा हो, जहां भी उनके विचारों को लोग नहीं मानते, और पूरा नक्सल जो वाद है, ये सारा यही है कि आपको जो आपकी बात नहीं मानता उसको हिंसा से खत्म करो। पावर ग्रोस ऑन द बैरल ऑफ द गन। तो वो खुद को डेमोक्रेट कहते हैं, वो खुद को ह्यूमन राइट्स के प्रणेता मानते हैं, जबकि नक्सल एरिया के अंदर पढ़ाई करना भी जुल्म है, लड़कियों को मार दिया जाता है, लड़कों को मार दिया जाता है, जो डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं उन कर्मचारियों को मार दिया जाता है। और संघ के ऊपर कैसा सा इल्जाम है कि कहाँ उन्होंने लोगों को रोका, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, कहाँ किसी को रोका, कहाँ किसी को टोका, कहाँ किसी को हमला किया। और कौन से राज्य में, बीजेपी के राज्य में अन्य विचार वालों को या माइनॉरिटी को किसी प्रकार का कष्ट सहना पड़ा, उनको किस तरह का परसिक्यूशन सहना पड़ा? प्रोपेगेंडा छोड़िए, वास्तविकता क्या है? ये सारा जो कुप्रचार है धीरे धीरे समाप्त होगा। उत्तर देना शुरू किया उनके, और उनकी बेसलेस जो एलिगेशन है धीरे धीरे लोगों के ध्यान में आ रहे हैं। जी रतन जी, तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों के जवाब दिए और बहुत अच्छे से ये बात समझाई कि किस तरह से मिसकंसेप्शन है जो संघ के बारे में फैले हुए हैं, ना सिर्फ अभी के, आजादी के पहले के भी। और वो कौन लोग हैं, जो आपने एक हॉस्टल की कहानी बताई, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो सच में आज भी लगती है कि दो विचारों के बीच में एक संघर्ष चल रहा है, एक वामपंथ और एक
संघ भारत के अंदर। तो एक वामपंथ जो है, जो विदेशी विचार को उधार लिया हुआ है, वही मैकॉलियन वाले विचार, जो अंग्रेज जिन चीजों को बोलते थे वही आर्यन इन्वेजन और वही सारी चीजों को वो बोलते हैं। एक तरफ भारत का विचार है जो मानता है भारत इतना प्राचीन था, जो संघ का विचार है वो भारतीय विचार, भारतीय मनीषियों के विचारों को लेकर चल रहा है। तो इस संघर्ष में आगे किसकी जीत होती है ये देखा जाएगा। और वैसे तो हमेशा यही माना जाता है कि सत्य की जीत होती है, तो जो सत्य है वो हमेशा नहीं, जीतेगा। विश्वास रखिए, किसकी जीत होगी पक्का है। वो कोई देखने वाली बात नहीं है। उनको भी दिख रहा है इसके कारण जो बहुत ज्यादा इंटॉलरेंस, बहुत ज्यादा जो अटैक हो रहे हैं संघ पे, राष्ट्रवादी ताकतों पे, मोदी जी पे, उसका मूल कारण यही है कि विचारधारा जो मजबूत हो रही है कि किसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर पे इनको बदनाम किया जाए। आखिर हथियार है, यूज कर रहे हैं, उनका तो पैर सुकड़ रहे हैं। तभी अंडरवर्ल्ड के अंदर जो है, अंडरग्राउंड जो मूवमेंट चलती है न्यू लेफ्ट की, अर्बन नक्सल्स की, उसके द्वारा लोगों को भ्रमित करना, संस्कृति तोड़ना, लोगों के संस्कृति के विचारों को नष्ट करना, सारे दुनिया में किए, भारत में भी कर रहे हैं। लेकिन भारत की जड़ें बहुत गहरी हैं। 70 साल के प्रयत्न के बाद भी, उनकी 3-4 पीढ़ियां निकलने के बाद भी वो यहाँ के मूल सत्य को छुपा नहीं सके, लोगों के विचारों को दबा नहीं सके। इसका जो उफान है हमने 2014 का देखा है और वो रुक नहीं रहा। और क्योंकि वो जेन्युइन जमीन से जुड़े हुए लोगों का उफान है। अब फेमिनिज्म के नाम पे जो होता है हम देख रहे हैं, और फेमिनिज्म क्या हमको ये पता है, और वास्तव भारत की फेमिनिज्म क्या ये भी हम जानते हैं, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन 95 साल के कम्युनिस्ट के इतिहास में, कम्युनिस्टों के इतिहास में केवल एक महिला पॉलिट ब्यूरो में गई 90 साल के बाद, और वो महिला उसके सेक्रेटरी की पत्नी थी। और जबकि संघ की संस्था में, शाखा में महिला नहीं होगी, लेकिन हर संस्था के अंदर, हर संगठन के अंदर महिलाएं बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रही हैं, बहुत उच्च स्तर तक गई हैं। ये सभी जानते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हो। तो महिलाओं को उचित स्थान कौन दिला सकता है, इसका भी उदाहरण स्पष्ट है। तो धीरे धीरे सारी बातें लोगों को समझ में आ रही हैं, तो अभी आने वाले समय में और ध्यान में आएगी। जी जी जी। तो वही बात है कि जो देश मतलब 300 साल मुगल इन्वेजन्स को झेल गया, जो 200 साल ब्रिटिश और अंग्रेजों तक को झेल गया, तो ये तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं जो अभी ये लोग करने का, झूठ फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि भारत तो है ही ज्ञान में रत देश, तो जब सच्ची और असलियत बाहर आएगी तो ऑटोमेटिकली ये सारे झूठ डाउन होते चले जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी, आपका समय देने के लिए। और सभी व्यूअर्स को ये बहुत पसंद आएगा इंटरव्यू, और इससे उनके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो संघ के बारे में होंगे वो दूर होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।